एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा रामधन और छोटा श्यामधन। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। खेत में साथ काम करते, सुख दुख साथ बांटते। गांव वाले उनकी एकता की मिसाल देते थे। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तो उनका संसार बदल गया। रामधन की पत्नी कौशल्या और श्यामधन की पत्नी दामिनी दोनों ही थोड़ी झगड़ी और लालची स्वभाव की थी। उन्हें भाइयों का आपस में इतना मेल मिलाप पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि उनका पति दूसरे भाई के लिए ज्यादा त्याग करता है। कौशल्या रामधन से कहती, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी कितनी आराम पसंद है और तुम सारा बोझ उठाते हो। उधर दामिनी श्यामधन को भड़काती, देख लो, बड़ा भाई सारा मुनाफा अपने पास रखता है और तुम्हें सिर्फ मेहनत मिलती है। धीरे धीरे पत्नियों के कान भरने से रामधन और श्यामधन के मन में एक दूसरे के प्रति शक और कड़वाहट भर गई। उनका प्रेम जल्द ही पुरानी बात हो गया और वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। बंटवारे का निर्णय रामधन ने गुस्से में कहा, आज से हर चीज अलग होगी। एक चीज का बंटवारा मैं करूंगा तो दूसरी का श्यामधन, ताकि कोई शिकायत न रहे। सारी संपत्ति, जमीन और बर्तन बांट लिए गए, पर एक मुश्किल आई। उनके पास एक ही दूध देने वाली गाय थी, जो परिवार के भरण पोषण का मुख्य आधार थी। श्यामधन ने कहा, अब इस गाय का बंटवारा कैसे हो? रामधन, जो अब तक लालच में डूब चुका था, एक अजीब प्रस्ताव लाया। उसने कहा, देखो श्यामधन, इस गाय के आगे का हिस्सा मेरा होगा और पीछे का हिस्सा तेरा होगा। अब बात खत्म। श्यामधन और दामिनी चकरा गए। श्यामधन अपनी पत्नी के लालच में आकर इस अजीब बंटवारे पर राजी हो गया। बंटवारे का दुरुपयोग। अगले दिन से बंटवारा लागू हो गया। श्यामधन आगे का मालिक, क्योंकि गाय का आगे का हिस्सा उसका था, इसलिए वो गाय को खिलाता, उसका ध्यान रखता। वो गाय को अच्छा चारा खिलाता और उसकी खूब सेवा करता। रामधन पीछे का मालिक। रामधन और कौशल्या मजे से गाय के थन से दूध निकालते और उसे बेचकर पैसे कमाते। उन्हें दूध निकालने के अलावा और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। रामधन की पत्नी कौशल्या ने देखा कि उसका पति हर दिन मजे से दूध निकाल रहा है और पैसे कमा रहा है, जबकि रामधन गाय को खिलाने में अपनी मेहनत और पैसा लगा रहा है। एक दिन जब श्यामधन और दामिनी गाय को जोर जोर से पीटने लगे, रामधन चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? गाय को क्यों मार रहे हो? दामिनी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब? रामधन, गाय का अगला हिस्सा हमारा है और हम अपने हिस्से की गाय को पीट रहे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो जाओ अपने हिस्से को सहलाओ। रामधन देखता रह गया। वो गाय को मार नहीं सकता था, क्योंकि आगे का हिस्सा उसका नहीं था, और वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि बंटवारा हो चुका था। रामधन गुस्से से लाल हो गया, पर वो बंधा हुआ था। दुखद अंत। धीरे धीरे गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। रामधन सिर्फ आगे के हिस्से की चिंता करता और श्यामधन सिर्फ पीछे के हिस्से से दूध निकालने में रुचि रखता। लगातार मारपीट और कुपोषण के कारण गाय बीमार हो गई। एक सुबह श्यामधन गाय को चारा खिलाने आया, पर गाय उठी नहीं। रामधन दूध निकालने आया, पर गाय मर चुकी थी। दोनों भाइयों को तब एहसास हुआ कि बंटवारे का उनका मूर्खतापूर्ण तरीका और उनकी पत्नियों का लालच उन्हें कितना महंगा पड़ा है। वे दोनों दुश्मन बने रहे। बस अब उनके पास बांटने या झगड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था। गाय के मरने के बाद रामधन और श्यामधन के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो गई। अब उनके पास बस बची थी वो छोटी सी जमीन, जिसे उन्होंने बांटने का फैसला किया। जब जमीन के बंटवारे की बारी आई तो बड़ा भाई रामधन गाय वाले बंटवारे से सबक ले चुका था। वो जानता था कि सीधे सीधे जमीन के दो टुकड़े करने पर भी कहीं ना कहीं विवाद होगा। तभी छोटा भाई श्यामधन आगे आया। उसकी पत्नी दामिनी ने उसे पहले से ही तरकीब सिखा रखी थी। श्यामधन ने कहा, भाई, जमीन को दो हिस्सों में बांटने के बजाय हम फसल को बांटेंगे। ऊपर की सारी फसल मेरी होगी और जमीन के नीचे की फसल तुम्हारी। रामधन ये सुनकर चकरा गया। उसे ये बंटवारा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि इस तरह से फसल बांटना शायद सही रहेगा, और उसने हाँ कर दी। चतुराई का पहला चरण। गेहूं की कटाई। उस समय खेत में गेहूं बोए गए थे। जब गेहूं की फसल तैयार हुई तो श्यामधन और दामिनी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। श्यामधन ने हंसते हुए खेत में प्रवेश किया और ऊपर ऊपर के सारे गेहूं के दाने काट लिए। उसने गेहूं के पूरे बाली वाले हिस्से को इकट्ठा किया
और अपने घर ले गया। खेत में अब सिर्फ गेहूं के सूखे तने और जड़ें बची थी। ये हिस्सा रामधन के हिस्से में आया। रामधन जो ये सब देख रहा था, गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से में अपने हिस्से के सूखे तने उखाड़ फेंके। अब उसके पास घास फूस का एक ढेर था जो ना तो किसी काम का था और नहीं बिक सकता था। छोटे भाई का आनंद और बड़ी समस्या। श्यामधन और दामिनी अपने घर में बैठकर गेहूं की बालियों को साफ करते हुए बहुत खुश हुए। वाह, कितनी आसानी से सारी फसल हमें मिल गई, दामिनी ने हंसते हुए कहा। श्यामधन ने जवाब दिया, बस इसीलिए तो मैंने ऊपर की फसल मांगी थी। रामधन तो मूर्ख है। उसे लगा कि नीचे की जमीन के टुकड़े का क्या करेगा, पर अब उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। श्यामधन ने सोचा, अगर अगली बार मैं भी यही बंटवारा करूं तो फिर से सिर्फ तने ही मेरे हाथ आएंगे और कोई चारा नहीं होगा। अगर रामधन चालाकी से ऐसी फसल बो दे जिसका ऊपरी हिस्सा बेकार हो तो मैं क्या करूंगा। श्यामधन और दामिनी अब भविष्य की चिंता में डूब गए। उनकी पहली जीत अब उन्हें एक बड़े जाल की तरह लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका लालच और धूर्तता उनके लिए ही ततरा बन गई है, क्योंकि अगर खेती ही नहीं होगी तो वे खाएंगे क्या। रामधन ने अगले मौसम का इंतजार किया। इस बार वो हंसते हुए खेत में आलू की फसल बोने लगा। श्यामधन ये देखकर दौड़ा आया। अरे ये क्या बो रहा है? रामधन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भाई, बस ऐसी ही फसल जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा काम का होगा और नीचे इसका हिस्सा जरा ज्यादा मीठा। श्यामधन को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। अगली फसल का सारा फल जमीन के नीचे आलू होगा जो रामधन के हिस्से में जाएगा, और उसके श्यामधन के हिस्से में फिर से सिर्फ बेकार तने और पत्ते आएंगे। जमीन के बंटवारे से सबक लेने के बाद भी दोनों भाइयों के मन की करवाहट कम नहीं हुई थी। अब उनके पास बंटवारे के लिए एक और चीज बची थी जो ठंड के मौसम में बेहद जरूरी थी, घर की एकमात्र रजाई। जब गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी तो दोनों भाइयों ने रजाई का बंटवारा करने की सोची। रामधन ने कहा, श्यामधन, इस बार रजाई का बंटवारा इस तरह होगा, दिन के उजाले में रजाई पर तुम्हारा हक होगा और रात के अंधेरे में ये मेरी होगी। ठंड में छोटे भाई का हाल बंटवारा तय हो गया। दिन में श्यामधन का हिस्सा। श्यामधन और उसकी पत्नी दामिनी दिन भर धूप में बैठे रहते या काम करते और रजाई को करीने से तह करके कोने में रख देते। उन्हें इसका कोई खास लाभ नहीं मिलता था। रात में रामधन का हिस्सा। रात होते ही रामधन मजे से रजाई ओढ़ता और गहरी नींद सोता। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, श्यामधन और दामिनी का हाल बुरा होता गया। रात के कड़ाके में वे अपने पुराने फटे पुराने कंबलों में लिपटे रहते और कांपते रहते थे। श्यामधन रामधन को सोते हुए देखता और मन ही मन जलता था, पर बंटवारा तो उसने खुद ही माना था। वो रात भर करवटें बदलता रहता और अपनी पत्नी को कोसता रहता कि उसने रामधन के मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया। दामिनी की जवाबी चाल ठंड से तंग आकर एक दिन दामिनी का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, जिस रजाई का हमें लाभ नहीं वो रामधन भी चैन से इस्तेमाल न कर पाए। दिन का समय था और दामिनी का रजाई पर अधिकार था। दामिनी ने रजाई उठाई और पास की नाली के गंदे पानी में पूरी तरह से भिगो दिया। शाम को जब रामधन काम से लौटा तो उसने रजाई मांगी। दामिनी ने ठिठुरते हुए उत्तर दिया, रजाई लो, कोने में पड़ी है, जाओ ले लो। रामधन ने कोने में देखा तो रजाई का एक बड़ा सा गीला ढेर पड़ा था। वो गुस्से से चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? रजाई को भिगो दिया। दामिनी ने मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, ये मेरा हिस्सा है, आज मेरी बारी थी तो मैंने अपनी मर्जी से उसे भिगो दिया। अभी वो सूख नहीं पाई है, इसलिए मैं क्या करूं? रामधन आग बबूला हो गया। पागल हो गई हो तुम? अब रात को मैं क्या उड़ूंगा? दामिनी ने व्यंग से कहा, यह आपकी समस्या है। रामधन भाई, मैंने अपनी बारी में जो किया वो कर दिया। अब रात का स्टैमिना आपका है। अगर आपको गीली रजाई ओढ़नी है तो ओढ़िए, नहीं तो ठंड में कांपिए। बंटवारा तो आपने ही किया था। रामधन सिर पकड़कर बैठ गया। रजाई इतनी भीग चुकी थी कि वह रात भर में सूख नहीं सकती थी। उसे उस ठंड में गीली रजाई ओढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात रामधन भी अपने छोटे भाई की तरह ठिठुरता रहा। इस बार रजाई किसी के काम ना आई, क्योंकि पत्नियों के सिखाए गए लालच और बेतुके बंटवारे ने उनकी अंतिम संपत्ति को भी बर्बाद कर दिया था। रामधन को अब एहसास हुआ कि श्यामधन की धूर्तता
और उसकी खुद की चतुराई की कोशिशों ने उन्हें बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। इस बार श्यामधन की पत्नी दामिनी डर गई। उसने अपने पति से कहा, रामधन से जाकर माफी मांगो, इस बंटवारे को खत्म करो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे।